हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमें कब पहचान लेने चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब हमारे दिल को किसी चेकअप की ज़रूरत है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी हिल स्टेशन वगैरह पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तब सपोज आपको कोई चेस्ट पेन है, हैवीनेस है, स्क्वीजिंग, टाइटनेस और मार्क शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अच्छा। और मे बी एसोसिएटेड जैसे स्वेटिंग है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पाल्पिटेशंस वगैरह जैसे बोलते हैं। कौन से लोगों को कराना चाहिए ईसीजी और किन्हें नहीं कराना चाहिए? देखिए ईसीजी बाय डिफ़ॉल्ट तो जब भी कोई हॉस्पिटल में खासकर चेस्ट पेन वगैरह के साथ जा रहा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू स्टार्ट विद मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? ईसीजी कराते या हैं। अनटिल अनलेस यू आर प्रेजेंटिंग विद कॉफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह का ओके। कि भाई कोई चेस्ट इन्फेक्शन और इस तरह के खास साथ में सिम्टम हो। अदरवाइज जैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ कार्डिक इशू है, कुछ भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, हैवीनेस है, स्क्वीजिंग है, तो वहाँ पे ईसीजी से ही शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉकेज जब होता है तो बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है जिसकी वजह से फिर एंजियोग्राफी टेस्ट रेकमेंड किया जाता है। 80% ब्लॉकेज तक वी मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स हाँ, कि शायद अच्छा। इंसान को, हाँ, 75% या इवन 2 से 80% ब्लॉकेज तक हो सकता है पेशेंट को कुछ सिम्टम ही नहीं आ रहे हो, है ना? ओके। सिम्टम देखो मोस्टली कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं कि भाई जैसे चेस्ट छाती में पेन हो दर्द। गया विच में बी रेडिएटिंग टू द नेक, जॉ, बायलैटरल आर्म्स और शोल्डर्स, बैक, है ना? विच कुड बी जैसे स्क्वीजिंग नेचर का है, चेस्ट में हैवीनेस है, एक्सेसिव डायफोरेसिस है, ब्रेथलेसनेस है, पाल्पिटेशंस हो गया, हार्ट बीट जैसे बहुत फास्ट हो फास्ट गया हो है गया। इस तरह से, या इवन फेंटिंग, डिजीनेस, ब्लैकआउट वगैरह। ये सब भी तो सिम्टम्स हो हाँ, सकता है। ऑब्वियसली मोस्टली तो इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है तो उसे चेक करने के लिए फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखो ब्लड प्रेशर को तो ऑब्वियसली टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तो डिवाइस ही है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उसके लिए कोई टेस्ट है जो कराना चाहिए या क्या हाँ, सिम्टम्स देखें? हाँ है ना, देखो टेस्ट तो लिपिड प्रोफाइल के नाम से टेस्ट इज अवेलेबल लिपिड एवरीवेयर। प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल और इवन लिपिड प्रोफाइल में भी आजकल जैसे लैब्स में एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल करके भी कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ और भी मार्कर्स ऐड कर देते हैं। अच्छा। स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल में जैसे हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल हुआ, एलडीएल हुआ, एचडीएल हुआ, वीएलडीएल हुआ, नॉन एचडीएल, नॉन वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज चली आ रही हो लंबे टाइम तक, तो उन्हें फिर कौन से बेसिक टेस्ट रिकमेंडेड हैं जो कराने चाहिए? सपोज जिसको हम पहले 40-45 पे स्क्रीन करना शुरू कर रहे हैं, तो आई सपोज जिनको हार्ट डिजीज, फैमिली में हार्ट डिजीज है, उसको प्रॉब्ली 30-35 पे ही शुरू कर दें तो बेटर है। इवन कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो 20s में भी, चेक कराना हाँ, चाहिए। चेक किया जा सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर होते हैं कि हाँ, इनको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमें टाइमली तो टेस्ट कराते रहना चाहिए। जी, तो देखो हम जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे ना, ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपको हार्ट डिजीज़ होने की। हाँ। हाँ, रिस्क फैक्टर हमें पता हो तो बहुत कुछ हद तक हमें आइडिया हो जाएगा। रिस्क फैक्टर को भी ना हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। एक नॉन मॉडिफाइबल जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। रिस्क फैक्टर तो है, हमें पता है कि ये रिस्क है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। उसको रिवर्स नहीं किया जी, जा रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरे मॉडिफाइबल, जिसको देखो किया जा अच्छी बात यही है कि 90% से ज़्यादा हार्ट अटैक ना वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के चलते होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, तो आप एटलीस्ट मोर देन 90% अपने हार्ट अटैक होने के चांस को कम कर सकते हैं। हम सबको पता है आजकल इंडिया में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और दिल से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है? वो ये है कि हम टाइमली अपनी बीमारियों का पता लगाएं, उसे डिटेक्ट करें ताकि समय रहते उसका सही इलाज हो सके और इस तरह की गंभीर बीमारियों के रिस्क से हम खुद को बचा सकें। और इसके लिए ज़रूरी है हमें कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स के बारे में जानना और उसे कराना जो हमारे दिल के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बेसिक हार्ट टेस्ट के बारे में ही जानेंगे कि हमारे दिल के लिए हम कौन से हार्ट टेस्ट करा सकते हैं जो समय रहते बीमारियों का पता लगा सके। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वीरभन बलाई, जो कि कंसल्टेंट है, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है मणिपाल हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग डॉक्टर हार्ट टेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जी। सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हम चाहेंगे कि आप सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें ताकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सके। हाँ, श्योर। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमें कब पहचान लेने चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब हमारे दिल को किसी चेकअप की ज़रूरत है।
सी मैम देखो एक्चुअली हार्ट चेकअप आई मीन प्रिवेंटिव भी हो सकता है एंड ऑब्वियसली व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग सिम्टम्स देन आल्सो वी कैन गो फॉर हार्ट चेकअप। हाँ। तो सिम्टम्स में तो ऑब्वियसली द कॉमन सिम्टम्स जो कार्डियक डिजीज के अक्सर हैं वो जैसे कि चेस्ट पेन ऑन एग्जर्शन, जैसे जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी हिल स्टेशन वगैरह पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तब सपोज आपको कोई चेस्ट पेन है, हैवीनेस है, स्क्वीजिंग, टाइटनेस और मार्क्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अच्छा। और मे बी एसोसिएटेड जैसे स्वेटिंग है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पाल्पिटेशंस वगैरह जैसे बोलते हैं। तो इस तरह के ऑब्वियसली जब भी अब नॉर्मल सिम्टम्स होने लगे और जो ऑब्वियसली आप स्पेसिफिकली रिलेट कर सकते हैं अपने एज ग्रुप और जेंडर के हिसाब से ओके। कि सपोज समर इज इन देयर 30s एंड 40s एंड ही और सी इज स्टार्टिंग हैविंग द सिम्टम्स जो कि उसके एज ग्रुप के दूसरे इंसान को नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली अब नॉर्मल एंड इन हाई टाइम वी मस्ट गेट स्टार्टेड वो कैसे फॉर और द। सिम्टम्स हो सकते हैं जो उनके उम्र वाले लोगों को नहीं हो रहे और उनको हो रहे हैं? हाँ देखिए, जैसे मान लो सपोज समवन इज देयर 40s 40 और साल के। ऑब्वियसली वो जैसे ब्रिस्क वॉकिंग पे जैसे चेस्ट पेन, खैर चेस्ट पेन ऑन ब्रिस्क वॉकिंग या एग्जर्शन पे तो एनी हाउ अब नॉर्मल ही होता है, लेकिन जैसे स्टेयर्स चढ़ने पे कोई शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जल्दी हो गया, अच्छा। सपोज 40s में समवन इज एबल टू क्लाइम 3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बिना किसी सिम्टम्स के, लेकिन सपोज आपको 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे ही सिम्टम्स आने लग गए, तो ऑब्वियसली वो अब नॉर्मल है आपकी एज के लिए, आपके आई मीन कलीग्स के कंपैरिजन में। सो हाँ, ये हम वार्निंग ये साइंस हमें जी, पहचानने चाहिए। बिल्कुल। ओके। तो जो हार्ट टेस्ट होते हैं वो हमें रेगुलर चेकअप की तरह भी कराने चाहिए या जो आपने सिम्टम्स हमें बताए या वार्निंग साइंस वो आए तभी कराना हाँ चाहिए? मैम, बिल्कुल देखिए आजकल तो इनफैक्ट इवन द कॉर्पोरेट सेटअप यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हाँ। सो ऑब्वियसली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के तो जैसे एज के हिसाब से भी क्राइटेरियाज हैं एंड ऑब्वियसली सपोज समवन हैड एन अंडरलाइंग कॉमॉर्बिडिटीज, तो इनफैक्ट वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इवन एनीवन सपोज व्हेन समवन इज टचिंग देयर 40s, फीमेल्स मेल्स में खासकर, फीमेल्स में प्रॉब्ली यू कैन से कि 45 के अराउंड, तो मोस्ट ऑफ अस आई मीन हमें हार्ट के रिगार्डिंग चेकअप करवाना शायद शुरू कर देना चाहिए। ओके। बाकी जिनको फैमिली हिस्ट्री वगैरह ऑब्वियसली उनको हम जल्दी एडवाइस करते हैं, ये जिनको अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रेस या किसी भी तरह का एडिक्शन, ऑब्वियसली वो हाई रिस्क इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो उनको उनको भी हाँ कराते रहना चाहिए। बिल्कुल। ओके। हम लोग ना बेसिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जब भी हार्ट टेस्ट की बात होती है तो लोग खुद से भी जा करके अपना इको या ईसीजी करा लेते हैं। जी तो इन्हीं को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि ईसीजी एग्जैक्टली होता क्या है और हार्ट की कौन सी ऐसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं या किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? देखिए मैम, ईसीजी ना बेसिकली इलेक्ट्रिकल हार्ट की एक्टिविटी को ही रिकॉर्ड करता ओके। है ना, एंड ऑब्वियसली वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसी टाइम की होती है जिस जिस दौरान हम ईसीजी कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ईसीजी जो भी 2 3 5 सेकंड जिस दौरान वो रिकॉर्ड होता है, उसी दौरान की हार्ट की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है ना। क्या इससे डायग्नोस कर सकते हैं? ऑब्वियसली सपोज किसी को चेस्ट पेन ऑन गोइंग है और फिर हम ईसीजी कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऑन गोइंग खासकर मैसिव बड़े एमआई ही डायग्नोस हो पाते हैं, कई बार सब्टल फाइंडिंग्स मिस भी हो जाती हैं ईसीजी में, है ना। तो या फिर किसी को पहले ऑलरेडी जैसे साइलेंट अटैक रह चुका हो एंड दे आर नॉट इवन अवेयर, वो भी हम कई बार ईसीजी में डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ओके। ऑन गोइंग हार्ट अटैक हो या पहले हार्ट अटैक हो चुका हो, या इवन कई बार और भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का डिस्टर्बेंस वगैरह, आई मीन कई और इश्यूज वी कैन डायग्नोस बेस्ड ऑन ईसीजी ईसीजी। आल्सो। तो आपने कहा कि उस टाइम पर जो हार्ट की कंडीशन होती है या हार्ट जैसे फंक्शन कर रहा होता है वो उसको जी एग्जैक्ट बताता है। जी। तो अगर ईसीजी करा लिया फिर क्या पैरामीटर्स देखे कि समझ जाना चाहिए कि हार्ट अब नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है? देखिए वो तो मैम आपकी हिस्ट्री के बेस्ड पे क्लिनिशियन विल बी ओनली एबल टू कोरिलेट। देखिए कई बार होता क्या है कि जैसे इवन आजकल कंप्यूटराइज्ड ईसीजी पे ऊपर भी लिखा हुआ आ जाता है अब नॉर्मल ईसीजी या फलाना फलाना फाइंडिंग्स, ओके। वो देख के भी हम कई बार आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट पैनिक भी कर जाते हैं। क्योंकि देखो एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टिंग में ना कई बार सब्टल फाइंडिंग्स होती हैं, उनको भी उसने लिख दिया अब अब नॉर्मल, नॉर्मल। आपको लगेगा कि नहीं समथिंग इज आई मीन नॉट सीरियसली गुड। रॉन्ग विद मी, हाँ। है ना। जो कि प्रॉब्ली क्लिनिशियन जब उसको कोरिलेट करेगा तो शायद इतना इशू ना हो। तो ओके। ऑब्वियसली ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स हैं, हार्ट अटैक है नहीं है या कुछ और सब्टल फाइंडिंग्स हैं, वो आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे एक कार्डियोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट उसको कोरिलेट करके आपको बता बता सकता है, सकता गाइड है। कर सकता है। ओके। तो ईसीजी का बेसिकली ये फंक्शन है। जी कौन से लोगों को कराना चाहिए ईसीजी और किन्हें नहीं कराना चाहिए? देखिए ईसीजी बाय डिफॉल्ट तो जब भी कोई हॉस्पिटल में खासकर चेस्ट पेन वगैरह के साथ जा रहा है तो दिस इज द फर्स्ट
test to start with most of the time, है ना? ईसीजी कराते या हैं। until unless you are presenting with cough, fever, shortness of breath, उस तरह का ओके। कि भाई कोई चेस्ट इन्फेक्शन और इस तरह के खास साथ में सिम्टम हो। अदरवाइज जैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ कार्डिक इशू है, कुछ भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, हैवीनेस है, स्क्वीजिंग है, तो वहाँ पे ईसीजी से ही शुरुआत करते हैं। और जैसे बोला कि हेल्थ चेकअप वगैरह में भी बियॉन्ड 40s तो कराना ऑलमोस्ट चाहिए। मोस्ट ऑफ द हेल्थ चेकअप में ईसीजी इंक्लूडेड। ओके, ठीक है, तो ईसीजी के तो बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इको पर आते हैं। हम्म। इको क्या है, किसे कराना चाहिए और क्या सिम्टम्स दिखे कि हाँ अब इको कराने जाना चाहिए? देखो मैम, इको ना आप ईसीजी के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं कार्डिक स्टेप 2। इन्वेस्टिगेशंस में। जी, स्टेप 2 है ना। तो बट ऐसा नहीं है कि कई बार पेशेंट भी क्वेरी करता है कि सर जब ईसीजी नॉर्मल है तो आप इको क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो देखो इको ना ईसीजी को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन है ना, ओके। जो कि एड ऑन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन देगा ओवर एंड अबो ईसीजी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ईसीजी में डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे इको बेसिकली हमारे जैसे पेट के ना अल्ट्रासाउंड की तरह है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लाइव फंक्शनिंग देख सकते हैं कि अपने हार्ट हार्ट की। हाँ। जी बिल्कुल, हार्ट की एफिशिएंसी कैसी है, कोई अच्छा। वाल में लीकेज तो नहीं है, कोई वाल में सिकुड़न तो नहीं है ना। तो ये हम ईसीजी से मतलब नहीं डायग्नोज कर सकते एक तरह से। और जो बड़ी प्रिसाइजली और करेक्टली वी कैन डायग्नोज बेस्ड ऑन एको, एको। है ना। तो ऑब्वियसली एको में और भी बहुत सारी जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज, किसी को बाय बर्थ डिफेक्ट है, आपने सुना है कि जी होल है हार्ट दिल में, में छेद है। हाँ ये सब ऑब्वियसली एको में ही प्रिसाइजली दिख पाते हैं। ओके। तो एको एक एड ऑन इन्वेस्टिगेशन है जिसकी और डायग्नोस्टिक यील्ड है, बट ईसीजी एंड एको सेम नहीं है, ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट पर्पज है। वो जैसे बोला कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, तो ये स्ट्रक्चरल हार्ट को देखता है कि कहीं पे कोई माल फंक्शन तो नहीं है, एफिशिएंसी कम तो नहीं है, बनावट में हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट के चैम्बर्स बढ़े हुए तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, सिकुड़न तो नहीं है। ओके। ये सब इको में तो दिखेगा। ईसीजी और एको एक साथ करा सकते हैं या डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पर? हाँ बिल्कुल, एक साथ आप करवा सकते हैं। एंड जैसे बोला कि ऑब्वियसली एको एड ऑन हमें इंफॉर्मेशन मोर देता प्रोवाइड है। करता है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी खैर ऐसे नहीं है कि जो भी ईसीजी करवाना उन्होंने सबने ही इको करवाना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें खासकर इन द कॉर्पोरेट सेटअप दी आई मीन द वैल्यूज आल्सो इन्वॉल्व कि प्राइसेस एंड ऑल। तो बट वो ऑब्वियसली डॉक्टर विल बी एबल टू गाइड यू दैट कि आपको एको की ज़रूरत है या नहीं है। सपोज समवन इज प्रेजेंटिंग देयर 20s और 30s, कोई ज़्यादा आई मीन 20s और 30s में क्लिनिशियन को लग रहा है कि ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, तो आई मीन सिर्फ ईसीजी करके शायद वो छोड़ सकते हैं कि आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स दिखे तो ईसीजी के बाद एको कराना चाहिए। बिल्कुल। ओके। खासकर जैसे आपको चेस्ट पेन परसिस कर रहा है और जो रिलीव नहीं हो रहा, तो हम ये वर्कअप कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आगे। तो इको में फिर क्या पैरामीटर्स दिखते हैं जिसमें अब नॉर्मल या नॉर्मल का पता चलता है? देखो मैम, एको में जैसे मैंने बोला कि एक तो ना हार्ट की एफिशिएंसी पता चलती है कि जैसे हार्ट अटैक में भी मान लो ऐसा हो सकता है कि ईसीजी में हमने मिस किया और एको में हमने पिकअप कर लिया, कि ऐसे जैसे हार्ट की वॉल्व्स के खास स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनकी एक तरह से मूवमेंट कम हो जाएगी, जैसे हार्ट अटैक वगैरह में, जो विच वी कैन मेक आउट ऑन द एको। सो दिस वन ऑफ द थिंग कि एफिशिएंट जिसके चलते उसका हार्ट का पंपिंग एफिशिएंसी थोड़ा कम हो सकता है ना। दिस वन ऑफ द थिंग। दूसरा जैसे मैंने बोला कि वाल्व वगैरह की डिजीज भी हम एको में अच्छे से डायग्नोज कर पाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो 4 वाल्व होते हैं, कोई भी लीक कर जाए या किसी में भी सिकुड़न आ जाए तो इट्स मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम है ना। तो ये भी हम एको में डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो इवन जैसे ब्लड प्रेशर के चलते हार्ट की वॉल थिकंड हो जाती है, ये भी हमें एको में पता चल जाएगा। जैसे वॉल की लीकेज या सिकुड़न के चलते हार्ट के चैम्बर्स फैलने लग जाते हैं, हमारा हार्ट का साइज बड़ा हो गया, ये भी हम एको में पता कर सकते हैं। या इवन जैसे कई बार हार्ट के अराउंड पानी भी भर जाता है, पेशेंट ये भी लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जैसे हार्ट के चारों तरफ पानी आ गया, तो ये भी हम एको से ही पता कर पाएंगे ठीक से। तो हाँ, तो इस तरह से ऑब्वियसली काफी डायग्नोस्टिक फील्ड है, तो कराना चाहिए। मतलब इसको ईसीजी के बाद डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। टीएमटी क्या होता है, किसे कराना चाहिए और इससे क्या डायग्नोज होता है? टीएमटी देखो ट्रेडमिल टेस्ट है बेसिकली, है ना। वहाँ पे हम आपके हार्ट को स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं कि हमें ये तो पता है कि भाई अभी जैसे हम सिटिंग उसमें है, कंफर्टेबल है, हाँ। तो इसमें तो हार्ट आई मीन ठीक से काम कर सकता है, बट ऑब्वियसली हम उसको स्ट्रेस देके देखते हैं कि और कि भाई स्ट्रेस जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करवाया जिसके चलते आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली हार्ट की एफिशिएंसी भी उस हिसाब से बढ़ जानी चाहिए। ये इवन सपोज जो कोई ट्रेडमिल मशीन पे नहीं चल सकते, उनको आजकल मेडिसिन भी इंजेक्ट करके हम हार्ट रेट बढ़ा देते हैं।
और तब हम हार्ट की एफिशिएंसी चेक करते हैं। उसके पीछे रैशनल यही है कि सपोज जैसे आपके हार्ट की आर्टरीज में, पेशेंट के हार्ट की आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज या नैरोइंग वगैरह है, अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लो सपोज हार्ट रेट जब एक्सेलरेट करेगा, बढ़ेगा 150 180, जो कि ऑब्वियसली एज के हिसाब से क्राइटेरियाज होते हैं कि इस पेशेंट की कितनी हार्ट रेट बढ़ानी है हमने टेस्ट करने के लिए। ओके। तो ऑब्वियसली जब नैरोड आर्टरी होंगी, सिकुड़न होएगी, ब्लॉकेज होएगी, तो वो हार्ट उतना एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाएगा। हुँ। और ये ऑब्वियसली फिर वो आप ईसीजी में भी चेंजेज यू कुड मेक आउट। पेशेंट को चलने के टाइम पे भी चेस्ट पेन हो सकता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट, ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, हुँ। तो इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर टीएमटी अब नॉर्मल है या नॉर्मल है, उसको ये कोरिलेट करने के भी खास क्राइटेरियाज होते हैं, है ना? ओके, वो ऑब्वियसली फिर से डॉक्टर आई मीन रिलेट कर कर सकता है सकते उनको। हैं, ठीक है। जी। तो टीएमटी के बाद एक और हमने मतलब सुना है दैट इज़ एंजियोग्राफी। हुँ। ये क्यों किया जाता है और इसके अलग-अलग टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखो, बेसिकली मोटा-मोटा आप बोल सकते हैं कि 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है हुँ, ना। हुँ। एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो ठीक कि है। नॉन इन्वेजिव है, हुँ, हुँ। और एक जैसे पेशेंट बोलते हैं नॉर्मल एंजियोग्राफी, नॉर्मल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ओके। जिसको कि आप थोड़ा इन्वेजिव बोल सकते हो। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी तो बेसिकली जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है ना, वो एक तरह का सीटी स्कैन है, जहाँ पे कि भाई आपकी वेन के थ्रू जैसे आईवी कैनुला लगता है ड्रिप चढ़ाने के लिए, हुँ, हुँ। लगभग वैसे ही मतलब आईवी कैनुला आपके हाथ में, आर्म में लगाएंगे और ऑब्वियसली उसी के थ्रू कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, ओके। जो कि आपकी हार्ट की आर्टरीज में जाएगा, हुँ। कि हार्ट की नसों में जाएगा। और उसको फिर हम सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि भाई कहीं पे भी सपोज ब्लॉकेज हुई, हुँ, हुँ। तो वो नस में सिकुड़न दिख जाएगी। ओके। और एंजियोग्राफी जो कन्वेंशनल है वो भी एक तरह से देखा जाए तो सेम सा ही तरीका है, बट यहाँ पे वेन में डालने के बजाय हम आर्टरी में कैनुला एक तरह से लगाते हैं, हुँ, हुँ। और एक तरह से कैथीटर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट या डाई जो भी आप बोलो वो इंजेक्ट करते हैं हार्ट में। ओके। जाता वो भी हार्ट की आर्टरीज में ही है, हुँ। उसमें हम लाइव सीने करते हैं, एक तरह से एक्सरे मशीन के अंडर हम उसको देख लेते हैं कि किसी नस में भाई कोई खास ब्लॉकेज तो नहीं है। हुँ। और ऑब्वियसली जहाँ पे भी ब्लॉकेज है या सिकुड़न है या नैरोइंग है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छे से या तो जा नहीं पाता, या जाएगा तो भी नस में जैसे किसी ट्यूब में कोई आपने दवाई या इंक डाली हुँ, हुँ। और वहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट दिख जाएगा। तो हाँ, उस तरह से यू कैन मेक आउट ऑन द पता चल सिस्टम। जाता है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर को भी पता चल जाता है, और इवन हम रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को भी दिखा देते हैं। ओके, तो मतलब एंजियोग्राफी फिर इन रीज़न्स की वज़ह से हाँ, कराना तो चाहिए। एंजियोग्राफी बेसिकली एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जब भी आपको भाई ब्लॉकेज डिटेक्ट करने के लिए। हुँ, हुँ। ईसीजी, एको, ऑब्वियसली वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं है ब्लॉकेज नहीं, वगैरह हाँ। के लिए। ट्रेडमिल टेस्ट जो आपने बात करी, वो भी आप कुछ हद तक आई मीन इनडायरेक्ट टेस्ट बोल सकते हैं, बट उसका भी यील्ड एट मोस्ट 60-70% से ज़्यादा नहीं होता है ना। ओके। बट एंजियोग्राफी आपने किया, खासकर कन्वेंशनल वाला, हुँ, हुँ। तो एक तरह से यू कैन बी सॉर्ट ऑफ 100% प्रिसाइज कि या तो इंसान को ब्लॉकेज है या नहीं है, और ब्लॉकेज है तो आप उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि ओके, कितना है। 50-60% है जिसको हम कि मेडिकली मैनेज करते हैं, अच्छा। या 80-90% है विच रिक्वायर समथिंग जैसे कि इंटरवेंशन वगैरह, हुँ, हुँ। स्टेंटिंग तो एक्सेट्रा। तो वैसे देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ब्लॉकेज जब होता है तो बॉडी कुछ सिम्पटम्स देती है जिसकी वज़ह से फिर एंजियोग्राफी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, सी आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज, है ओके। ना? तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली इवन नाउअडेज़ बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि टिल द टाइम वी डेवलप इवन 70-80% ब्लॉकेज तक वी मे नॉट हैव एनी सिम्पटम्स, हाँ, कि शायद अच्छा। इंसान को, हाँ, 75% या इवन टू से 80% ब्लॉकेज तक हो सकता है पेशेंट को कुछ सिम्पटम ही नहीं आ रहे हो, है ना? ओके। तो यही प्रॉब्लम है कि ईसीजी, एको में जैसे मान लो आपको 70% प्रॉब्लम है, इवन सपोज 80% तक प्रॉब्लम है, हुँ। लेकिन किसी इंसान को पहले उसके चलते हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपको 80% ब्लॉकेज हो सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन ईसीजी नॉर्मल आएगा, एको नॉर्मल आएगा। एंड अच्छा, इवन इन दीज पेशेंट्स, आई मीन प्रॉब्ली इवन ट्रेडमिल टेस्ट में ऑल्सो बी नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अंडरलाइंग ब्लॉकेज है, ईसीजी भी ठीक आ गया, इको भी ठीक आ गया, टीएमटी भी ठीक आ गया, है ना? और वो ऑब्वियसली फिर जब आप एंजियोग्राफी करें तभी पता चलेगा। और ऑब्वियसली खैर एंजियोग्राफी हर किसी को तो रिकमेंड नहीं करते, कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या या वो होंगे फिर सिम्पटम्स? सिम्पटम देखो मोस्टली कॉमन सिम्पटम्स यही होते हैं कि भाई जैसे चेस्ट छाती पेन हो वगैरह? गया, विच में बी रेडिएटिंग टू द नेक, जॉ, बायलैटरल आर्म्स और शोल्डर्स, बैक, है ना? विच कुड बी जैसे स्क्वीजिंग नेचर का है, चेस्ट में हैवीनेस है, एक्सेसिव डायफोरेसिस है, ब्रेथलेसनेस है, पाल्पिटेशंस हो गया, हार्ट बीट जैसे बहुत फास्ट हो फास्ट गया हो या गया। इस तरह से, या इवन फेंटिंग, डिजीनेस,
ब्लैकआउट वगैरह। ये सब भी तो सिम्टम्स हो हाँ, सकते हैं। ऑब्वियसली मोस्टली तो इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो आपने कहा जैसे कि एंजियोग्राफी में सिम्टम्स मतलब ऐसे वाले जिस हार्ट में ब्लॉकेज रहता है तो मोस्टली सिम्टम्स होते नहीं, जी, जब किया मतलब जाता ऐसा हो है सकता है कि पेशेंट को सिम्पटम ना हो। ना हो, और जी, होगा भी तो थोड़े बहुत तो वो इग्नोर ही कर देते होंगे लंबे टाइम बिल्कुल। तक। ओके, हमारे पेशेंट्स तो वैसे ही हार्ट अटैक होने के बाद ही मना कर देते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं है, अच्छा। गैस हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ये बहुत कॉमनली ऐसा होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे तो हमारी मॉर्टेलिटी गैस गैस के चलते हो जाते हैं ना, हाँ। क्योंकि देखो एक्चुअली सिम्पटम्स आई मीन सिमिलर से ही होते हैं, गैस गैस्ट्राइटिस वगैरह हो के। या हार्ट अटैक हो। सो खासकर इवन जो यंग यंग पेशेंट्स आते हैं, और एक टिपिकल टाइप ऑफ हार्ट अटैक होता है जैसे इन्फिल एमआई वगैरह, जिसमें कि अक्सर सिम्टम्स यही होते हैं कि एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट वगैरह। गैस वहाँ जैसा पे लग कई रहा बार है। इवन ईसीजी इको करके डायग्नोस करके भी बता दो तो पेशेंट का इतनी जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आता। आप उनको बता दो कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, मानेंगे ही नहीं वो। तो भी वो नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे को गैस हो रही है। एंड अच्छा, ऑब्वियसली दीज आर द पेशेंट वी लूज ऑल्सो, स्पेशली अच्छा, व्हेन दे रिफ्यूज फॉर द ट्रीटमेंट कि अच्छा। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं करवाना। तो फिर उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हाँ सीवियर हो हाँ, जाती है बिल्कुल तो ओके। इसलिए ज़रूरी है कि हम टाइम रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को अर्ली बिल्कुल। डायग्नोज करें एंड टेस्ट वगैरह करते रहें। हाँ, एंड ऑब्वियसली इवन टू मी प्रॉब्ली पेशेंट का खुद का अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है ज़रूरी ना? है, करेक्ट कई है। बार जैसे आप चले तो गए, जैसे मैंने बोला कि आपने डायग्नोस भी कर लिया, हुँ, लेकिन पेशेंट को खुद को भी थोड़ा इस तरह का आई थिंक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि जैसे हार्ट अटैक है, वो गैस के सिम्पटम्स वगैरह के साथ भी आ सकता है। हुँ। या सिंपली हमें लगता है कि नहीं इंडाइजेशन हो रहा है मेरे को, मैं इनो पी लूँ, मैं गैस की गोली खा लूँ, तो उससे आराम पड़ जाएगा। तो आई मीन यू मे प्रॉब्ली मिस द कार्डियक कंडीशन व्हिच कुड बी फैटल। एग्ज़ैक्टली, ओके। तो ये तो हमने कुछ बेसिक टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी बात कर ली, कुछ स्पेसिफिक बीमारियों से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, तो उसे चेक करने के लिए फिर कौन-सा टेस्ट किया जाता है? देखो ब्लड प्रेशर को तो ऑब्वियसली टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तो डिवाइस ही है, हुँ। एंड नाउअडेज द डिजिटल डिवाइस इज बीइंग रिकमेंडेड मोर एंड मोर। डिजिटल ऑब्वियसली डिवाइस कौन-सी? हाँ, डिजिटल देखो ब्रांड तो कोई आई मीन बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हुँ, हुँ। जो भी अच्छा रिलायबल ब्रांड वन कैन ओके। अवेल। और ऑब्वियसली हॉस्पिटल सेटिंग में भी आजकल मोस्टली वही होते हैं, हुँ, इवन न्यूअर जो ट्रायल्स वगैरह जो आती हैं वो भी आई मीन डिजिटल apparatus इस्तेमाल करती हैं। तो एक ये वो बहुत है कि कई बार पेशेंट बोलता है कि नहीं हाथ से ही टेस्ट करो, मरकरी वाले तो वैसे फेज्ड आउट होते जा रहे हैं हुँ। ब्लड प्रेशर, है ना? सो आई थिंक सपोज कोई इश्यू है तो 2 और 3 रीडिंग्स वी कैन टेक, और उसका फिर हम एवरेज देख सकते हैं। बट डिजिटल डिवाइस अवेलेबल हैं जो कि मार्केट्स में भी हैं, वन कैन अवेल, और आई थिंक सबके ही घर में होना चाहिए, उससे आप सिंपली मेजर कर सकते हैं। ओके। 1-2 बार इवन जैसे कोई भी आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है फिर। हुँ। कि भाई जैसे यू मस्ट बी ऑब्वियसली सिटिंग कंफर्टेबली, आपकी क्रॉस लेग नहीं होनी चाहिए, पीछे सपोर्ट हो, लास्ट हाफ एन आवर में आपने कोई टी कॉफ़ी वगैरह नहीं लिया हो, हुँ। आपने किसी से आर्गुमेंट बहस नहीं किया हो, जो अच्छा। आपने वो बांधा हुआ है हुँ। वो आई मीन कफ वो, टाइट हो। हाँ वो हो, ये उसका साइजिंग लेंथ ये सब भी मैटर करता है, जो उसकी ट्यूबिंग है वो आगे फ्रंट पे आए, जो मशीन आपने रखी वो भी एक तरह से हमारे हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, और ये ऑब्वियसली आई मीन एक बार वंस यू आर अवेयर तो आप करेक्टली खुद से भी रीडिंग्स ले सकते ले हैं, सकते हो। उससे हमें पता चल जाएगा। ऑब्वियसली देन यू मस्ट बी अवेयर कि भाई नॉर्मल रीडिंग्स क्या हैं, कम रीडिंग्स किसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो वो तो खैर चलो मोस्टली मोटा मोटा पता चल जाता है इंसान को। तो हाथ बट फिर कौन-सा यूज़ किया जाता है, लेफ्ट या राइट? सो आई थिंक देखो आइडियली तो दोनों में ही चेक करना चाहिए, ओके। है ना? और आई मीन एक मार्क डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए दोनों हाथों में। अच्छा, मतलब और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना जी, चाहिए। है ओके। ना? और इनफैक्ट उसको भी क्योंकि अच्छा नहीं मानते, ऐसा माना जाता है कि जिनको ज़्यादा डिफरेंस है मतलब उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या टेंडेंसीज़, इवेंट्स कार्डियक होने के भी ज़्यादा डर रहता है। चांसेस हैं। कौन-सा ट्रू बीपी है, जिस आम में ज़्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है, हाई हुँ, हुँ। बीपी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ एन एक्यूरेट और ट्रू ओके। ब्लड प्रेशर। लेकिन मोस्टली जब चेक कराने जाते हैं तो लोग एक ही हाथ का चेक करते हैं, दूसरे का करते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि लेकिन करवाना चाहिए। हम आई मीन आइडियली इट शुड दोनों बी। हाथ का करवाना बिल्कुल, चाहिए। तो जो रीडिंग होती है फिर उसमें हम क्या देखें? समझ जाना चाहिए कि हाँ, ब्लड प्रेशर अब हमारा या तो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। कोई उसके ऐसा लिए मार्कर होगा? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए मैम नॉर्मल जैसे वैल्यूज़ डिफाइन करी है ना, हुँ, हुँ। जैसे मान लो ग्लोबली 2 ही साइंटिफिक बॉडीज़ के लोग मोस्टली रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं। हुँ, हुँ। ईदर इट्स एन ईसीसी, ईएचए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी वगैरह, उनकी एनुअल या टाइम टाइम पे गाइडलाइंस आती रहती हैं। ओके। या फिर यूरोपियन लोगों की भी, यूरोपियन जो भी साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, उनकी भी आती हैं। आप अपनी भी आती हैं, हुँ, हुँ। इंडिया की भी, जैसे बट मोस्टली जैसे ग्लोबल लेवल पे हम मोस्टली उनको ही कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं हमारी गाइडलाइंस में। क्या है वो फिर अब देखो पैरामीटर? अगर जैसे हम अमेरिकन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं।
अच्छा। यूरोपियंस थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, है ना? हाँ। तो अमेरिकन्स के हिसाब से या इवन ग्लोबल स्टैंडर्ड मानो तो आइडियली हमारा 120/80 से नीचे ही होना चाहिए, लेस देन 120/80 नॉर्मल। ठीक है। एंड एज पर ACC/AHA सपोज इवन 120 टू 129 अपना जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आ रहा है, हम्म। तो उसको भी हम बोलेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। बढ़ा हुआ है जी, मतलब। नीचे वाला 80 टू 89, बट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है, ये बोलने में डिफरेंस है ना? ओके। ACC/AHA के हिसाब से तो 130 से 139 वाला फिर ग्रेड 1 हाइपरटेंशन अच्छा। है ना? और 140 से ऊपर हम्म। एक तरह से ग्रेड 2 हाइपरटेंशन हो गया। 180 से ऊपर तो इट्स सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी। हम्म। एंड सपोज उसके साथ कोई ऑर्गन डैमेज लग रहा है, कि जैसे कई बार भाई सीवियर हेडेक है, हम्म। या आईज वगैरह में कुछ इवन ब्लीडिंग वगैरह का भी कुछ डर रहता है, स्ट्रोक हो गया, अच्छा। तो एक तरह से इवन हार्ट अटैक हो गया, तो तो एक तरह से इमरजेंसी भी कहलाती है। तो बट अगर मोस्टली कोई, हाँ मतलब अगर कोई चाहता है कि बेसिक मार्कर वो जान ले कि हाँ इससे ऊपर या इससे नीचे जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है ब्लड आई थिंक प्रेशर में। 140-90 से ऊपर है तो इट्स हाई टाइम, आई मीन यू शुड गेट योरसेल्फ या चेक्ड। एंड इन नीचे फैक्ट वाला 90 90/90 से ऊपर से नहीं, ऊपर। 140/90। अच्छा, 140/90 हाँ ओवरऑल इससे। जी, अगर सपोज इससे ऊपर जा रहा है मैम, हम्म। तो ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ एलिवेट हाई हाई ब्लड प्रेशर है आपका। एंड लो ब्लड प्रेशर के लिए लो के लेस देन 90/60, 90/60 90/60 60 से नीचे, इससे जा रहा है तो फिर थोड़ा हाँ, तो अलर्ट होने उसको की हम लो जरूरत। ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ऑब्वियसली आई मीन जैसे मैंने बोला कि आपका ब्लड प्रेशर का सिनेरियो भी ठीक ठाक होना चाहिए, है हम्म। ना? कि जैसे हॉस्पिटल में ही कोई गया पैनिक होता हुआ सा हाँ। दौड़ते दौड़ते गया, तभी और आपने एक रीडिंग ले। रीडिंग ले ली, उसका बीपी हाई आ सकता है। हम्म। इवन कई बार डॉक्टर्स को देख के भी, जिसको कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन वगैरह बोलते हैं, अच्छा। हाँ, ऐसा भी देखा गया है लोगों के साथ। ऐसा भी होता है कि सिर्फ हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, अच्छा, हाँ, बाहर लेकिन कम आ रहा घर है। पे ठीक आएगा। तो ओके। ऑब्वियसली ऐसे में जो घर पे जो बीपी है, वो ही सही ब्लड प्रेशर माना जाता है कंसिडर ना? किया जाता है। इनफैक्ट इसीलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। जैसे होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह को एडवोकेट करते हैं, हम्म। कि इसलिए जैसे मैंने बोला कि होम पे भी आप डिवाइस रखो, घर पे बीपी देखें, ज़्यादा अच्छा है इनफैक्ट चेक। हॉस्पिटल सेटिंग के बजाय, ओके, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आपने ठीक से मेजर किया। ओके, तो मतलब ब्लड प्रेशर के लिए पैरामीटर्स हमें ये ध्यान जी, में रखनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी आजकल बहुत बड़ा लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बनते जा रहा है, इसके बारे में भी लोग बहुत बात भी कर रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उसके लिए कोई टेस्ट है जो कराना चाहिए, या क्या हाँ, सिम्टम्स देखें? हाँ, है ना, देखो टेस्ट तो लिपिड प्रोफाइल के नाम से टेस्ट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, और इवन लिपिड प्रोफाइल में भी आजकल जैसे लैब्स में एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल करके भी कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ और भी मार्कर्स ऐड कर देते हैं। अच्छा। स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल में जैसे हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल हुआ, LDL हुआ, HDL हुआ, VLDL हुआ, नॉन HDL, नॉन वो HDL कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, तो ये सब रिपोर्टेड होता है। इवन एक्सटेंडेड में आजकल ApoB टू ApoA1 रेशियो नाम से टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, लाइपोप्रोटीन है, इवन ओके। होमोसिस्टेन वगैरह को भी रिपोर्ट करते हैं। हम्म। तो ये आप लिपिड प्रोफाइल के नाम से टेस्ट करवा सकते हैं। सिम्टम्स तो देखो एक्चुअली एज सच आइसोलेटेड लिपिड्स मे नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम अंटिल अनलेस उसके चलते कोई डिजीज आपको डेवलप हो रहा है। जैसे? डिजीज ऑब्वियसली ओवर ए टाइम जो भी हमारा प्लाक फॉर्मेशन और ब्लॉकेज वगैरह ही बनता है, ओके। और ऑब्वियसली वो मोस्टली कोई 1 या 2 दिन में तो खैर नहीं बनता, एक डेकेड वगैरह लग जाता है, उसका एक लंबा प्रोसेस है कि अच्छा। डिफरेंट फेज के थ्रू होके आर्टरी में ये प्लाक डिपॉजिट होते हैं हमारी नसों में, और धीरे धीरे उसका ल्यूमन को नैरो करते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो ब्लड फ्लो को जब ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं तो आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, फिर चाहे चेस्ट पेन हो या सांस फूलना हो, है ना? ओके। हाँ, बाहर साइंस कुछ लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि जैसे जेंथलिज्मा करते हैं, कि आइज के ऊपर कई बार आपने लोगों के ऊपर देखा होगा कि पेल पेल से स्पॉट होते हैं, ओके, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर। हाँ, ओके। मोस्टली, या इवन जैसे आई मीन कंजेनिटल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया करके भी टर्म होती है, जिसमें भी कि जेंथलिज्मा वगैरह ऑब्वियसली इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता। स्किन पर विजिबल होने लगता है। हाँ, कि जैसे जेंथलिज्मा आई मीन येलो पैचेस टाइप के वो आप देख सकते हैं कि इंसान की बॉडी पे आने लग गए। चलो वो तो इतना नहीं मिलता, बट ये आंखों के ऊपर जो पेल, जैसे मैंने बोला कि स्पॉट्स के जैसे जेंथलिज्मा काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाता है। ओके, इवन तो आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो किसी न किसी को पता नोटिस कर चलेगा। लोगे। हाँ तो कोलेस्ट्रॉल होने पे हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। जी, फिर इसमें क्या पैरामीटर्स देखें, कितना कोई मार्कर होगा इसका हाँ भी? बिल्कुल, इसमें भी देखो नॉर्मल वैल्यूज डिफाइन किया गया ना, जैसे मान लो टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो आइडियली भाई लेस देन 200 होए प्रेफरेबली,
ऐसे ही जैसे LDL है कि लेस देन 100 नॉर्मल मानते हैं, ऑब्वियसली उसमें रिस्क के हिसाब से वी टारगेट लेस देन 70 ऑल्सो, एंड नाउ एज हाई रिस्क पेशेंट में हम लेस देन 55 भी टारगेट करते हैं अच्छा, LDL। ओके। ऐसे ही जैसे HDL जिसको आपने गुड कोलेस्ट्रॉल नाम से सुना होगा, LDL जिसको कि अक्सर बैड आई मीन कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे बोलते हैं। HDL में ये है कि भाई मेल में प्रेफरेबली 40 से ज़्यादा होना चाहिए, यही एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसमें ज़्यादा को एम्फेसाइज कर रहे हैं, और फीमेल्स में मोर देन 50, है होना ना। चाहिए। जी, ऐसे ट्राइग्लिसराइड के भी कट ऑफ हैं कि लेस देन 150 प्रेफरेबली होना चाहिए। ओके, तो मतलब जी, अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा रहे हैं तो ये पैरामीटर्स हमें देखने हाँ चाहिए। जी। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज चली आ रही हो लंबे टाइम तक, तो उन्हें फिर कौन से बेसिक टेस्ट रिकमेंडेड हैं जो कराने चाहिए? तो देखो, जिनको फैमिली हिस्ट्री बेसिकली उसमें डिफरेंस ये है कि भाई वी हैव टू बी मोर कॉशियस, कॉशियस, हाँ। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि प्रॉबेबली शायद हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज आने की आई मीन ज़्यादा वो हो सकती है, और टेस्ट तो मोस्टली वही होते हैं, बट प्रॉब्ली वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। जैसे ऑलमोस्ट हमें डेके अर्ली शुरू कर सकते हैं 10 साल पहले। ओके। सपोज जिसको हम पहले 40-45 पे स्क्रीन करना शुरू कर रहे हैं, तो आई सपोज जिनको हार्ट डिजीज फैमिली में हार्ट डिजीज है, उसको प्रॉब्ली 30-35 पे ही शुरू कर दें तो बेटर है। इवन कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो 20s में भी चेक कराना हाँ चाहिए। चेक किया जा सकता है ओके। ना। बट फैमिली हिस्ट्री में वन मस्ट बी प्रिसाइज ऑल्सो कि देखो एक्चुअली आजकल कई बार होता है क्या है कि खासकर जो बहुत सारे लोग बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस जो होते हैं, हम्म। उसमें जैसे ग्रांड पा को 80s में हार्ट अटैक आया, या हाँ। ग्रांड माँ को 80s में हार्ट अटैक आया, उसको भी फिर वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर हमारे यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है। हम्म। या किसी को 80s में आई मीन स्टेंटिंग वगैरह हो गया, तो वो प्रॉबेबली इतना आई मीन इम्पोर्टेंट या इतना सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जो लेट हो रहा है। जो लेट हो रहा है उसको इतना सिग्निफिकेंट, क्योंकि देखो विद एन एडवांसिंग एज तो सब कुछ आ ही जाता है हाँ, ना। उम्र से थोड़ा अर्ली होना आए, है। जैसे मान लो फर्स्ट जनरेशन आई मीन रिलेटेड होना चाहिए, ब्लड रिलेटेड। जैसे फादर को लेस देन 55 से पहले आ गया अच्छा। हार्ट अटैक, ये स्टेंटिंग वगैरह, तो या फिर मदर को जैसे 65 से पहले हार्ट हम्म। अटैक स्टेंटिंग वगैरह हुआ, हम्म। तो उसी को सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री मानेंगे। तो डॉक्टर, जैसे अभी हमने जितने भी टेस्ट की बात की, हम्म, आपने हमें बता दिया, फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी जी आपने बात की। इसके अलावा कुछ और बेसिक टेस्ट है या फिर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपकी डिजीज़ के बेसिस पर रिकमेंड किए जाते हैं, कराए जाते हैं, जो रह गया हो हमसे, आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखो एक्चुअली कार्डिक वर्कअप में बेसिक तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू कर सकते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट? जी, उसमें जैसे अच्छा। बोला कि लिपिड प्रोफाइल जैसे हमने बात करी, हुँ। फिर एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल की भी हमने बात करी, जिसमें कि आजकल इवन एक मार्कर एपो-बी टू एपो A1 रेशियो और ये सब भी रिपोर्ट करते हैं। फिर ऑब्वियसली इवन हमें जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर वगैरह हो गया, ओके। HbA1c नाम का जैसे टेस्ट होता है कि हार्ट डिजीज़ को आई मीन ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए। और या फिर सपोज़ हम जब चेस्ट पेन करके जा रहे हैं, हुँ, हुँ। हार्ट अटैक वगैरह हमने डायग्नोस करना है या हमने रूल आउट करना है, तो भी ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन आई, कई जगह ट्रोपोनिन टी के नाम से भी होता है, जहाँ पे ट्रोपोनिन आई नहीं नहीं अवेलेबल होता। ओके। बहुत सारे लोग इवन CRP HSCRP करवा के ये भी आते हैं। खैर ऐसा तो नहीं है कि आपका CRP बढ़ा हुआ तो आपको हार्ट डिजीज ही है हुँ। या हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी भी इनफैक्ट उसको भी वो भी एक टेस्ट ऐसा है जो हमने देखा है कि हाँ ठीक है, CRP HSCRP इट्स नॉट गुड कि एलिवेटेड है, बट पेशेंट उसको देख के भी बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे पढ़ के कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा या हुँ, प्रॉब्लम है। हुँ। फिर उसके अलावा ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जैसे हमने बात करी कि ECG है, एको है, ट्रेडमिल टेस्ट है ना। उसके आगे जैसे हमने जैसे देखा कि स्पेसिफिकली सपोज वी हैव टू डायग्नोस ब्लॉकेज हार्ट की आर्टरीज में, एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी ऑब्वियसली हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं आपके रिस्क के हिसाब से। जैसे माइल्ड टू इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स है, कोई यंग पेशेंट्स आ रहा है, एटिपिकल सा चेस्ट पेन है, देर नॉट मच इन ECG, एको एंड TMT, एंड इफ यू वांट टू इवैल्यूएट फर्दर, तो उन पेशेंट्स को जैसे हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। लेकिन सपोज कोई हार्ट अटैक लेके ही आ रहा है, या सपोज हम कोई 50-60s में है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, या शुगर, BP, स्मोकिंग, मोटापा, स्ट्रेस, सब कुछ है, हुँ, तो हुँ। उसमें जैसे जहाँ पे कि क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज में कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है, तो वहाँ अच्छा। पे CT स्कैन करवाना इतना सेंस नहीं बनाता, हुँ। क्योंकि जो सिटी कोरोनरी एंजियो में कैल्शियम के थ्रू CT इतना अच्छे से नहीं देख पाता, वहाँ पे अननेसेसरीली हम इंसान को कॉन्ट्रास्ट दे रहे होंगे, है ना। ऐसे में तो बेटर है कि आप भाई कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के लिए जाओ, अगर रिक्वायर्ड है तो। टेस्ट ऑब्वियसली और भी होते हैं, जैसे कार्डिक MRI वगैरह होता है, हुँ। पेट स्कैन होता है, ये मायोकार्डियल क्यों किया परफ्यूजन जाता है? स्कैन वगैरह होते हैं। हुँ, हुँ। इनकी अपनी रेलेवेंस है मैम।
जैसे कार्डियक एमआरआई भी हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज देखने के लिए भी कर लेते हैं। कई बार कार्डियोमायोपैथी होती है, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट मसल्स थिकन्ड हो जाती हैं। हम्म, हार्ट की एफिशिएंसी वगैरह भी अच्छे से कार्डियक एमआरआई में पता चल पाती है। कई बार जो हार्ट की एफिशिएंसी जैसे 20% हो गया, 25% हो गया, फिर उसमें ब्लॉकेज वगैरह को जैसे ट्रीट करने से पेशेंट को भी कुछ फ़ायदा होएगा, नहीं होएगा, ये हम कार्डियक एमआरआई या पेट स्कैन में जैसे उसकी हार्ट मसल्स की वाइएबिलिटी भी असेस कर लेते हैं, है ना? अच्छा, तो वो जी, पता चल जाते हाँ, हैं। ऐसे बॉर्डर लाइन से डिजीज़ वगैरह और उसका कितना फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब हर एक ब्लॉकेज को देखो ट्रीट करके भी इंसान का फ़ायदा नहीं होता ना, करेक्ट है। कि एज अ डॉक्टर आई कैन पुट इन स्टेंट बट पेशेंट मस्ट ऑल्सो बी बेनिफिटेड एट द एंड ऑफ द डे ना। तो हम्म, सपोज खासकर जो है जैसे 50 से 70% या इवन अप टू 80% के जो ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, इनका कितना रेलिवेंस है फिजियोलॉजिकल, उसके लिए भी हम परफ्यूजन स्कैन वगैरह भी करते करते हैं, हैं। एमपीआई वगैरह नाम से, है ना? ओके। तो ये भी और टेस्ट अवेलेबल है। ओके, अच्छा। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर होते हैं कि हाँ, इनको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमें टाइमली तो टेस्ट कराते रहना चाहिए। जी, तो देखो मैम, जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे ना, हम्म, ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपको हार्ट डिजीज़ होने की। हाँ, हाँ, रिस्क फैक्टर हमें पता हो तो बहुत कुछ हद तक हमें आइडिया हो जाएगा। रिस्क फैक्टर को भी ना हम 2 तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं। ठीक है। एक नॉन मॉडिफाइबल, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। रिस्क फैक्टर तो है, हमें पता है कि ये रिस्क है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। उसको रिवर्स नहीं किया जा जी, सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरे मॉडिफाइबल, जिसको देखो किया जा अच्छी सकता है। बात यही है कि 90% से ज़्यादा हार्ट अटैक ना, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के चलते होते हैं। इसलिए ओके। ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, हम्म, तो आप एटलीस्ट मोर देन 90% अपने हार्ट अटैक होने के चांस को कम कर सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है कि सपोज जैसे मैं आदमी हूँ, हम्म, मेल अपने आप में एक को ज़्यादा रिस्क फैक्ट होता है हार्ट डिजीज डेवलप होने का ना, अच्छा। बट आप वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ कर थोड़े सकते हैं। हम्म, विद इन एडवांसिंग एज या साउथ एशियन एथनिसिटी है, जैसे हमारा इंडिया में हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा हार्ट डिजीज होता है, एंड इनफैक्ट वी डेवलप हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट 10 ईयर अर्लियर एज कम्पेयर टू और वेस्टर्न काउंटर पार्ट जो अमेरिकन वगैरह में आ रहा है। उनमें जो 50-60s में आ रहा है, हम में वो 30-40s में आ जाएगा, अच्छा। है ना? हम्म, बट जो भी एशियन है, अफ्रीकन्स वगैरह में, बट वहाँ पे तो कुछ हम, या मान लो हमारा कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, बट वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात यही है कि जैसे बोला कि उनका शायद कंट्रीब्यूशन में भी 10% या मतलब कम होता है। हम्म, लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, मोटापा है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, किसी भी तरह का एडिक्शन है, चाहे स्मोकिंग या एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल वगैरह, जिनको कि हार्ट डिजीज से रिलेट किया गया है। करेक्ट। इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि अच्छी बड़ी बड़ी स्टडीज वगैरह में भी कि मोर देन 90% हार्ट अटैक ना इन्हीं नो रिस्क फैक्टर्स के चलते होते हैं। हम्म, और सपोज इफ वी आर एबल टू कंट्रोल ये रिस्क फैक्टर्स को, या इनको हम अपने शरीर में डेवलप ही ना होने दें, तो 90% से ज़्यादा तो हम वैसे अपने चांसेस को रिड्यूस कर देते कर हैं। देते हैं। इवन सिंपल जैसे कोई भी हो, चाहे मेरा ही हो, सपोज द एब्डोमिनल गर्थ इज मोर, तो अच्छा। वो अपने आप में एक क्रूड सिंपल मार्कर है कि प्रॉब्ली यू मे नॉट बी हेल्दी। ओबीज और वाले जी, सेंट्रल ओबेसिटी, जितना ज़्यादा सेंट्रल ओबेसिटी, उतना ज़्यादा हार्ट डिजीज होने की रिस्क चांसेस ज्यादा होता है। ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं, और उसको भी डिफाइन किया हुआ है। जैसे खासकर अपने एशियंस में फीमेल्स का प्रेफरेबली लेस देन 80 हम्म, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, मेल्स का लेस देन 90 प्रेफरेबली हो, ये तो अच्छा है। अच्छा। ऐसे ही वेस्ट टू हिप रेशियो भी मेजर किया है, जिसमें क्या करते हैं कि भाई वेस्ट का डायमीटर गर्थ मेजर कर लेते हैं, हिप का डायमीटर वाइडेस्ट डायमीटर मेजर कर लेते हैं, एंड हम्म, देन ऑब्वियसली वेस्ट के सर्कमफ्रेंस को आप हिप के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे, प्रेफरेबली इट शुड बी लेस देन 1। तो ये सब आइडियल मार्कर्स है, बीएमआई वगैरह जैसे आपने सुना बॉडी होगा, मास बॉडी मास इंडेक्स। इंडेक्स वगैरह। तो ये सब भी क्रूड मार्कर्स अच्छे हैं जो आप वन कैन असेस देखा कि जा कितने सकता है। हेल्दी, हाँ कितने हेल्दी आप तो हैं। मतलब ये सारे लोग जो होते हैं वो मोस्टली रिस्क फैक्टर्स पे हो सकते हैं कि जी, इनको आगे चल के दिल की जी, जी, बीमारियां जी, हो बिल्कुल, सकती हैं। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे देखो, उतने ज़्यादा। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री वगैरह हाँ, है, वो तो तो कराना ही वहाँ पे चाहिए। थोड़ा-सा है ही। ओके। तो हुँ, आई गेस हमने इस सेशन में बातचीत तो कर ली हार्ट टेस्ट के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें। हम बस चाहते हैं कि जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ बेसिक प्रिकॉशन टिप्स बताते जाएँ, या कुछ ऐसे टेस्ट जो उन्हें हेल्थ चेकअप्स के, जो मेजर हेल्थ चेकअप्स आते हैं आजकल, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं लोग, उसमें कराते रहने चाहिए। कितने ड्यूरेशन पे कराने चाहिए, और क्या लड़कियों के लिए लड़कों के लिए अलग होता है? ओके, देखो एक्चुअली बेसिक तो यही है कि सी आई मीन हार्ट डिजीज़ को लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ ही माना जाता हुँ, है ना? एंड लाइफ़स्टाइल इज़ द की हियर। हुँ, So suppose if you are exercising on daily basis, that too at least 30 to 45 minutes per day. वैसे तो बोलते हैं 5 days a week, that but probably मैं बोलूँगा कि डेली ही आप एक्सरसाइज करें,
At least 150 minutes in a week. Hmm. Moderate aerobic physical activity. So it could be anything within brisk walking, jogging, swimming, climbing, running. जो भी आपका comfort zone है वो आपको करना चाहिए. Secondly, obviously diet. Everyone emphasize कि भाई it should be balanced diet and we must avoid the fast food, junk, processed, refined, fried, pre-packaged meal, beverage. ये सब हमने avoid करना चाहिए, saturated fat वगैरह. फिर उसके बाद जो आपने टेस्ट बोला, ऑब्वियसली सिंपल टेस्ट तो जैसे हमने बोला कि भाई यू मस्ट गेट इट डन योर लिपिड प्रोफाइल अर्लियर इज बेटर. देन फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, इफ रिक्वायर्ड ECG, एको, ट्रेडमिल टेस्ट. नाउअडेज सपोज 40s वगैरह में भी कोई इंसान आ रहा है तो, और जिनको खासकर सीटी कोरोनरी एंजियो या एंजियो वगैरह में कॉन्ट्रास्ट वगैरह से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं. जैसे किसी को कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी हो गया है, सपोज किसी की किडनी में इशू है तो वहाँ पे वी डोंट वांट टू गिव कॉन्ट्रास्ट. और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इंसान को, तो सिंपली इवन CT स्कैन वगैरह में हम कैल्शियम भी स्कोरिंग कर लेते हैं. और उसके भी अपने मार्कर हैं. जैसे सपोज किसी का कैल्शियम स्कोरिंग लेस देन 100 है तो वहाँ पे डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. लेकिन सपोज किसी का कैल्शियम स्कोर मोर देन 400 है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिजीज वगैरह या कार्डियक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. एंड देन ऑब्वियसली सपोज रिक्वायर्ड एंजियोग्राफी, दैट टू वी सेड कि CT स्कैन के थ्रू भी हम कर सकते हैं और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं. बट हाँ, हाई रिस्क पेशेंट है तो कन्वेंशनल एंजियो के लिए ही जाना चाहिए. पेशेंट लो या इंटरमीडिएट रिस्क है तो हम CT स्कैन प्रेफर कर सकते हैं. ओके, तो ये सारे कुछ बेसिक प्रिकॉशन टेस्ट है जो हमें कराते रहने Yes, चाहिए. ma'am. तो आई गेस इस पॉडकास्ट में हमने हार्ट टेस्ट पर काफ़ी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन कर ली. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. Yeah. थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा. ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा. क्योंकि डॉक्टर ने इस सेशन में हमें बेसिक हार्ट टेस्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं, कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं, उन सभी के बारे में काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है. ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.